ध्रुवांश का सुनहरा हाथी जब एक चक्र में बदलकर तीनों चरम के दिव्यमानों की शक्तियों से टकराया तो वो हमले एक झटके में तबाह हो गए। इतना ही नहीं बल्कि वो चक्र तेजी से आगे बढ़ते हुए तीनों दिव्यमानों से टकरा गया। इस वक्त तीनों के चेहरों का रंग सफेद पड़ गया था और वो खून की उल्टियां करते हुए बहुत पीछे जा गिरे। उनकी शक्तियां भी काफी हद तक खत्म हो गई थीं, जो देखकर आसपास मौजूद सभी योद्धाओं के चेहरों का रंग बदलने लगा। जाहिर सी बात थी कि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तीनों के मिले जुले हमले भी ध्रुवांश के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जाकर सभी की आंखों में उस बेहद ताकतवर चेतना जाल का खौफ नजर आ रहा था। वहीं बुरी तरह जख्मी हो चुके जारिम और बाकी दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट नजर आई और वो जैसे तैसे खड़े होकर वहां से भागने लगे। मगर उनके शरीर वहां से अलग हुए ही थे कि अचानक उनके ठीक पीछे एक परछाई नजर आने लगी। वो परछाई दरअसल एक लड़की की थी, जिसके हाथों में रखी काली तलवार को उसने सामने की तरफ करते हुए कहा, अगर तुम लोग हार मानना ही चाह रहे हो तो चुपचाप हार मान लो। इस तरह मैदान जंग से भागने का मतलब तुम्हारे निशान मिटा दिए जाएंगे। लाला को इस तरह अचानक अपने पीछे आते देख और उन्हें इस तरह धमकाते देख तीनों मजबूरी में आ भरने लगे, जिसके बाद उनके माथे पर बने निशान कांपते नजर आए। तीनों में 2 के निशान रैंक 6 के थे और एक योद्धा का निशान रैंक 7 का था। फिर उनके माथे से निकलती रोशनियां तेजी से ध्रुवांश के माथे में जाने लगी। इस वक्त ध्रुवांश ने इन तीनों की चेतना शक्तियों को सोखने में जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसके माथे पर जो कमजोर पड़ चुका निशान था वो दोबारा चमकने लगा और ध्रुवांश रैंक 7 का योद्धा बन गया। ये देखकर ध्रुवांश ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, इस कमाल के तोहफे के लिए तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ध्रुवांश के चेहरे पर आई मुस्कुराहट देखकर जारिम और बाकी दोनों के चेहरों पर नाराजगी नजर आने लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो जानते थे कि ध्रुवांश और लैला की ताकत उन तीनों की मिलीजुली ताकत से ज्यादा थी। तभी जारिम ने दांत पीसते हुए ध्रुवांश से कहा, ध्रुवांश, हम जानते हैं कि लैला के होने की वजह से तुम इस तरह का गुरूर दिखा रहे हो, लेकिन ये गुरूर आगे जाकर तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन लैला के अलावा चेतना पथ का एक और ताकतवर योद्धा भी इस उत्तरी कायनात स्थल में है। जब तुम उत्तरी कायनात भवन के पास पहुंचोगे तब देखते हैं कि तुम्हारा ये गुरूर कैसे बरकरार रहता है। इतना कहकर वो अपनी जगह पर नहीं रुका और बाकी दोनों के साथ तेजी से गायब हो गया। वहीं उन्हें इस तरह जाते देख ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो चेतना पथ का एक और योद्धा भी यहाँ मौजूद है। इस बारे में सोचकर वो मुस्कुराता रहा क्योंकि उसे तो किसी का सामना करने में कोई डर नहीं लगता था। उसके बाद उसने वहां मौजूद बाकी योद्धाओं की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, तुम लोग अभी भी यहां पर हो? क्या बात है, क्या तुम लोग भी आत्मिक अंश हासिल करने के लिए मुझ पर हमला करना चाहते हो? ध्यान रखना, अगर मैं जारिम और उन दोनों का ऐसा हाल कर सकता हूं तो तुम लोगों से निपटने में भी मुझे मुश्किल नहीं होगी। अगर तुम्हें अपने अपने निशान प्यारे हैं तो चलो भागो यहां से। ध्रुवांश ये जानता था कि अगर वहां मौजूद सभी दिव्यमानों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया तो शायद वो मुश्किल में पड़ सकता था, इसलिए उसने सभी को वहां से भागने के लिए धमकाना ही सही समझा। दूसरी तरफ उस इलाके में मौजूद दिव्यमानों ने मजबूरी में आ भरी और वो तुरंत वहां से गायब होने लगे। कुछ ही देर में पूरा इलाका तकरीबन खाली हो गया था, जिस वजह से वहां अब एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों को वहां से जाते देख ध्रुवांश चैन की सांस लेने लगा। उसके पास ही लैला खड़ी थी, जिसकी तरफ देखकर मुस्कुराने के बाद ध्रुवांश ने पीछे खड़े अपने साथियों से कहा, चिकारा, फाल्गुन, इस बार तो मुझे सच में तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। तुम नहीं होते तो शायद मेरी मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वो जानता था कि भले ही फाल्गुन, चिकारा और नैना तीनों चरम के दिव्यमानों को हरा नहीं पाए थे, लेकिन कम से कम उन तीनों ने ध्रुवांश को बचाने की कोशिश तो की थी। इस बात के लिए ध्रुवांश उनका एहसानमंद था। वहीं चिकारा ने तो ध्रुवांश को नजरअंदाज कर शर्म से लाल हो रखे चेहरे के साथ लैला से कहा, लैला, हमारी दोबारा मुलाकात हो ही गई, कैसी हो तुम? इस पर लैला ने भी गौर से चिकारा को देखा और एक पल सोचने के बाद कहा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ये सवाल सुनते ही पास ही खड़ी नैना हंसने लगी, जबकि फाल्गुन तो मजबूरी भरे चेहरे के साथ चिकारा की तरफ देखकर मनी मन कहने लगा, बेचारा, ये जिससे प्यार करता था वो तो इसे पहचानती तक नहीं है। वहीं चिकारा ने शर्म से भरी आवाज में उससे कहा, हमारी मुलाकात चेतना पथ पर हुई थी, तुमने मुझे एक मर्तबा बचाया भी था। ये सुनकर भी लैला को कुछ याद नहीं आया, लेकिन वहां की अजीब खामोशी तोड़कर ध्रुवांश ने बात बदलते हुए कहा, चिकारा, फाल्गुन, नैना, तुम लोगों की वजह से ही मैं दोनों परमवीर आत्मिक अंश हासिल कर पाया, इसलिए मैं तुम्हारे दल को तोहफे के तौर पर शीतलहर करैत की लाश देता हूं। तुम भी जानते हो कि सही इस्तेमाल किए जाने पर यह कितनी काम आ सकती है। इतना कहकर उसने अपने पास से शीतलहर करैत की लाश बाहर निकाली, जिसे उसने फाल्गुन को पकड़ा दिया। वहीं उस लाश को हासिल करते वक्त फाल्गुन के चेहरे पर बेइंतहा खुशी थी और वो खुशी खुशी ध्रुवांश का शुक्रिया अदा करने लगा। इतने में उसने दोनों तिलस्मी जानवरों की चेतना शक्तियां भी फाल्गुन और चिकारा को पकड़ाते हुए कहा,
इन लाशों की चेतना शक्तियां भी थीं जो तुम लोगों की मदद कर सकती हैं अपना रैंक बढ़ाने में। भले ही ध्रुवांश फिलहाल रैंक 7 पर था और इन चेतना शक्तियों को हासिल करके रैंक 8 पर पहुंच जाता, मगर वो इतना भी मतलबी नहीं था। वो पहले ही आत्मिक अंश हासिल कर चुका था, इसलिए अपना साथ देने वालों को भी बराबरी का फायदा दिला रहा था। इस दौरान फाल्गुन की खुशी और ज्यादा बढ़ गई और उसने ध्रुवांश से हासिल की गई चेतना शक्तियों को चिकारा के साथ बांट लिया। जैसे ही वो शक्तियां दोनों के माथे में गईं, तो उनके रैंक भी 7 हो गए। वहीं उन दोनों को ये चीजें देकर ध्रुवांश ने नैना की तरफ देखकर उसे दूसरे तिलिस्मी जानवर की चेतना शक्तियां पकड़ाते हुए कहा, शुरू में तो मैं तुम्हें दोनों में से एक आत्मिक अंश पकड़ाने वाला था, मगर सच कहूं तो हालात मेरे काबू से बाहर हो गए, इसलिए माफ करना कि मैं तुम्हें बस यही दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा किया गया एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाला। उसकी बात सुनते ही नैना ने मुस्कुराकर चेतना शक्तियां हासिल करते हुए कहा, कोई बात नहीं, वैसे तो इतना ताकतवर आत्मिक अंश हासिल ना करना थोड़ा बुरा तो लगाता है, मगर मैं इससे भी काफी खुश हूं। इतने में लैला आगे आई और उसने अपने पास से एक रोशनी निकालकर नैना को पकड़ाते हुए कहा, मैंने भी कुछ वक्त पहले परमवीर रैंक के तिलिस्मी जानवर का आत्मिक अंश हासिल किया था। किस्मत से वो आत्मिक अंश अभी तक मेरे पास ही रखा है। मेरे ख्याल से ये तुम्हें रख लेना चाहिए। तब उसकी पकड़ाई रोशनी में नैना को एक सफेद रंग का घोड़ा नजर आया, जिसे पहचानते हुए उसने हैरत भरी आवाज में कहा, ये तो तिलिस्मी जानवरों की फहरिस्त का 87वां सबसे ताकतवर जानवर सफेद अश्व है। ये तो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती तोहफा है, मैं इसे कबूल नहीं कर सकती। इस पर लैला ने उसे वो पकड़ाते हुए कहा, तुमने ध्रुवांश की मदद की, इसलिए मेरी तरफ से उस मदद का शुक्रिया समझ लो। इतने में ध्रुवांश ने अपना हाथ लहराया, जिसके बाद उसने कहा, चलो अब यहां से चलते हैं, हमें वापस चलना चाहिए। समर और बाकी योद्धा शायद बेचैन हो रहे होंगे, एक बार हम उन्हें ढूंढ लें, तब हम आगे बढ़ेंगे उत्तरी कायनात भवन की तरफ। सबसे ज्यादा मजा तो उस जगह पर ही आने वाला है। दूसरी तरफ इरमा दल के योद्धाओं ने जब ध्रुवांश और बाकियों को वापस आते देखा तो वो सभी खुशी से झूम उठे। दरअसल ध्रुवांश का पीछा बहुत से दिव्यमान योद्धा कर रहे थे। यह खबर काफी दूर तक फैल गई थी। इस वजह से इरमा दल के लोग, जिनके साथ समर भी मौजूद था, काफी परेशान होने लगे। इतने में सुनैना भागकर अपनी बड़ी बहन के पास आई और मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। समर ने भी हंसते हुए ध्रुवांश की तरफ देखा, लेकिन तभी उसकी और बाकियों की नजर ध्रुवांश के साथ खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो काले कपड़ों वाली लड़की बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर वहां मौजूद लड़के दंग रह गए। इतने में लड़कों के चेहरों पर दिखाई देते अरमान देखकर नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी इसके बारे में कुछ गलत मत सोचना, ये बहुत बड़ी हस्ती है, और तो और ये पहले ही अपना दिल किसी और को दे चुकी है, इसलिए अगर अपने अरमान जगाना चाहते हो तो ध्रुवांश से पिटने के लिए भी तैयार हो जाओ। ध्रुवांश का नाम सुनते ही लड़कों की जलन से भरी नजर उसकी तरफ हुई और वो मजबूरी में आ भरने लगे। इतने में समर ने कुछ सोचते हुए सवाल किया, ध्रुवांश, यार तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ मिली? अगर मायरा को इसका पता चला तो वो तो उदास हो जाएगी। लेकिन उसकी बात के तुरंत बाद ध्रुवांश के चेहरे का रंग बदलने लगा और उसने घबराकर खुद से कहा, मारे गए, ये बेवकूफ समर तो मुझे पिटवा कर छोड़ेगा। अरे थोड़ा तो लिहाज रखना था कुछ भी कहने में। इस परेशानी के साथ ध्रुवांश ने अपनी नजर लैला की तरफ की, जिसने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से कहा, ध्रुवांश, ये मायरा कौन है? ये सुनते ही ध्रुवांश मजबूरी में आ भरने लगा, जिसके बाद उसने कहा, दरअसल वो भी मेरी दोस्ती है, वो हमारे साथ उत्तरा अकादमी में पढ़ती थी और वो मेरे पिता के अच्छे दोस्त की बेटी भी है, लेकिन परेशान मत हो, हम सिर्फ दोस्त ही हैं। इस पर लैला ने मुस्कुराते हुए ध्रुवांश का हाथ थामा और उसकी चमड़ी दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, लड़कियों से कुछ ज्यादा ही दोस्ती नहीं हो रही है तुम्हारी? ये सुनकर ध्रुवांश ने भी हंसते हुए कहा, बाप रे बाप, ऐसी जलन। जल कुकड़ी मैडम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। खैर, अब चलें यहाँ से। सभी लोग तैयार हो जाओ, हम कल ही यहाँ से रवाना होंगे इस उत्तरी कायनात स्थल के सबसे गहरे हिस्से में जाने के लिए। वो जगह सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है, पर घबराना मत, क्योंकि मैं किसी को भी इस चुनौती से बाहर नहीं होने दूंगा। ध्रुवांश इरमा दल के साथ थोड़ा वक्त बिता चुका था, इसलिए अब वो उसकी परवाह करने लगा था। ऐसे में उसे इस बात से कोई एतराज नहीं होता कि वो उस दल के योद्धाओं की मदद करता चुनौती में आगे बढ़ने की। वहीं ध्रुवांश की बात सुनकर दल के सभी योद्धा बेहद खुश हुए। फिर रात होती गई और सभी योद्धा अलाव के पास बैठकर बातें करते रहे। उस जगह के एक किनारे पर एक और छोटा अलाव जला था, जहां सिर्फ ध्रुवांश और लैला बैठे हुए थे। बीच बीच में बाकी योद्धाओं की नजर जरूर उनकी तरफ जाती, लेकिन एक पल बाद वो सभी वापस अपनी नजर सामने की तरफ करने लगते। इतने में ध्रुवांश ने उसकी तरफ देखकर एक सवाल पूछा, लैला, मुझे एक बात बताओ कि चेतना पथ में आखिर में कौन जीता? जब से ध्रुवांश चेतना पथ से बाहर हुआ था, तब से उसे इस बात का पता ही नहीं चल पाया था कि आखिर में उस चुनौती में जीता कौन था। अब जो कि लैला उसके साथ बैठी थी, इसलिए उसने इस बारे में जानना चाहा।
वहीं उसके सवाल पर लैला ने जवाब दिया। आखिर में चेतना पथ में जीत वनीता की हुई। वो बहुत ताकतवर योद्धा है ध्रुवांश। फिलहाल शायद वो गुलाबी शिकारी अकादमी में गई है। हो सकता है कि आगे जाकर तुम्हारा उससे सामना हो। वैसे हाँ, यानिस भी उत्तरी कायनात अकादमी में शामिल हुआ है। उसका नाम सुनते ही ध्रुवांश के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेतना पथ में उसके दो सबसे ताकतवर दुश्मन थे। एक था अबरार तो दूसरा था यानिस। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसमें से एक उत्तरी कायनात अकादमी से ही जुड़ने वाला था। इतने में ध्रुवांश की आंखों में चमक दिखने लगी, जिसके साथ उसने पूछा, क्या तुम्हें यह पता है कि वो इस स्थल में ही है या किसी और स्थल में? ध्रुवांश को चेतना पथ से जिस वजह से भगाया गया था, वो साजिश भले ही अबरार ने रची थी, लेकिन ध्रुवांश को लग रहा था कि उसमें यानिस का भी हाथ जरूर था। वहीं उसके सवाल पर लैला ने आं भरते हुए कहा, जितना मुझे पता है यानिस इस स्थल में नहीं है। वैसे चेतना पथ पर कुल मिलाकर 8 लोग थे, जिन्हें राजाधिराज श्रेणी में चुना गया था, जिसमें मैं भी शामिल थी। इन 8 में 2 और ऐसे लोग हैं जो शायद तुम्हें याद हों। वो दोनों हैं शिनाक और शिबार। इस पर ध्रुवांश ने हल्की परेशानी के साथ उससे कहा, वही शिनाक और शिबार जो चेतना पथ पर हमारे हाथों मरते मरते बचे थे। यकीन नहीं होता कि दोबारा हमारी मुलाकात उनसे हो सकती है। ध्रुवांश के चेहरे की परेशानी देखकर लैला ने उसे बताया, हाँ ध्रुवांश, लेकिन अब वो लोग काफी ताकतवर हो चुके हैं। बल्कि सुनने में तो मुझे ये भी आया था कि वो दोनों ही परमवीर बनने से महज 1 कदम की दूरी पर हैं। इतने में ध्रुवांश ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब वो बहुत जल्द परमवीर बन जाएंगे। वैसे तुम भी शायद परमवीर बन गई हो ना? इस पर लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मेरी ताकत की बराबरी करनी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत आगे निकल जाऊं और तुम बहुत पीछे रह जाओ। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे हाथ से एक काबिल खूबसूरत लड़की निकल जाएगी। ये सुनकर ध्रुवांश ने उसकी टांग खींचते हुए कहा, अगर मैं पीछे भी रह गया तो भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। और एक बार मेरी पकड़ में आ तो जाओ, फिर देखो कि मेरी पकड़ से छूटना कितना मुश्किल होगा। तभी लैला अपनी जगह से खड़ी हुई और पास दिखाई देते एक पेड़ के पास जाते हुए कहने लगी, देखेंगे किसकी पकड़ कितनी मजबूत है। फिलहाल तो मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ, तो क्या तुम थोड़ी देर निगरानी रख सकते हो? इतना कहकर उसने ध्रुवांश के जवाब का इंतजार तक नहीं किया और वो चुपचाप पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद करके ट्रेनिंग करने लगी। वहीं अलाव की हल्की रोशनी से चमक रहे लैला के चेहरे को देखकर ध्रुवांश मुस्कुराता रहा। फिर आं भरते हुए उसने अपनी मुट्ठी कसी और जंगल की गहराई में देखकर ठोस इरादे के साथ कहा, मुझे मालूम है कि मेरे बहुत से पुराने दुश्मन आगे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक एक को देख लूंगा। शिबार, शिनाक और यानिस, तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूं। तो क्या होगा जब ध्रुवांश और उसके साथी पहुंचेंगे इस स्थल के सबसे गहरे हिस्से में? कहीं इस चुनौती के आखिरी पड़ाव पर आकर उन्हें कोई झटका तो नहीं लगेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।